अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एड्स क्या है? देखिए, इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कि इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है, वो वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। आपको ऐसे समझना है कि एक्चुअली इम्यून सिस्टम की एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं हेल्पर टी सेल्स। क्या कहते हैं उनको? हेल्पर टी सेल्स। टी से दिखाते हैं हम। दीज आर हेल्पर टी सेल्स। ये बहुत ज़्यादा नंबर में कम हो जाते हैं, इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मतलब इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो गया, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई। किससे होती है? ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ ए वायरस। उस वायरस को हम कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी समझ आ गया, इम्यून सिस्टम का वीक होना। उसमें क्या होता है? टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम हो जाता है। नेक्स्ट थिंग आपको क्या समझना है? इट इज़ एक्वायर्ड ड्यू टू ए वायरल इन्फेक्शन। जो वायरल इन्फेक्शन है वो मुझे बताए वो वायरस कौन सा है? दैट इज़ HIV। और ये HIV इसका इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। टी हेल्पर सेल्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं। और इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो इसमें बहुत सारे बाकी इन्फेक्शंस जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं, ये अटैक करते हैं। और एड्स वायरस खुद किल नहीं करता, ये HIV वायरस खुद इसको मतलब इसकी डेथ नहीं करता। ये इन्फेक्शंस हैं जो नॉर्मल बंदे में कुछ नहीं कर सकते। ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं किसका, इसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, हाँ भाई इसके टी हेल्पर सेल्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं, अब हम इस पर अटैक कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल बंदे में अगर कोई काफ़ी सारे बैक्टीरिया हम फूड के साथ खाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में वो या डिफरेंट तरीक़ों से हमारी बॉडी में घुस जाते हैं डिफरेंट पैथोजेंस, लेकिन हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते क्योंकि हम में है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। अब जब बंदे का इस वायरस ने, HIV वायरस ने एक बंदे का इम्यून सिस्टम बहुत वीक कर दिया, मतलब टी हेल्पर सेल्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, तो उसमें ये पैथोजेंस जो हमें नॉर्मल इंसान को कुछ नहीं कर सकते, वो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स दिखते हैं, और काफ़ी सारे सिम्टम्स अगर दिखते हैं किसी में, उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। दीज आर मल्टीपल सिम्टम्स। समझ आ रहा है? मल्टीपल सिम्टम्स। और आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें डेथ होती है अल्टीमेटली वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ही करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होते हैं इन्हीं की वजह से इसमें डेथ हो जाती है। बस ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। वर्ड एड्स मीन्स एक्वायर्ड। चलो एक्वायर्ड है ये। कौन एक्वायर किस तरह से होता है? इन्फेक्शन किसका होता है? प्राइमरली पहला इन्फेक्शन HIV से है ना। उसके क्या होता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या रिड्यूस हो जाते हैं टी हेल्पर सेल्स। और फिर क्या करते हैं? काफ़ी दूसरे किस्म के काफ़ी सारे इन्फेक्शन इसको लाइफ टाइम में फिर अटैक करते हैं, और उनके सिम्टम्स काफ़ी दिखते हैं। इट मीन्स सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये समझ आ गया। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम है ये। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स सबसे पहले 1981 में रिपोर्ट किया गया था, एंड इन द लास्ट 25 years और सो इट्स स्प्रेड्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 million persons। तो बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है ना, ये सबको पता है। नेक्स्ट थिंग, एड्स जो होता है ये कौन काज करता है? आपको पता है, इट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज़ शॉर्ट में हम HIV बता देते हैं इसको। ये वायरस एक रेट्रो वायरस है। दीज आर RNA वायरसेस। ओके, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है और RNA के आसपास एनवेलप्स हैं। RNA के आसपास एनवेलप है, कोट है, प्रोटीन कोट है। ओके, ये ऐसा है, मतलब इट इज़ अ वायरस विद RNA एज जेनेटिक मटेरियल। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है? HIV इन्फेक्शन सेक्सुअल कंटैक्ट से होता है। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम सेक्सुअल कंटैक्ट करेंगे उससे फैल सकता है, हमें आ सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब जब हम किसी को खून चढ़ा देते हैं, अगर उसमें HIV वायरस था उस ब्लड में, तो आपको पता है वो बंदे में जा सकता है। याद रखना कि जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनका जो आपस में ट्रांसमिशन अगर फ्लूइड्स का होगा तो बॉडी के फ्लूइड्स में ये होता है, ये वायरस। कोई भी बॉडी का फ्लूइड अगर लेंगे हम। इसी तरह से है इन्फेक्टेड नीडल्स जो होते हैं, जब वो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, फिर एक पेशेंट से मतलब उसने ड्रग यूज़ किया थ्रू नीडल, फिर वही नीडल हम दूसरे में यूज़ करेंगे तो वो फैल सकता है। तो ड्रग एब्यूज़र्स के लिए बड़ा डेंजरस बन जाता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ये भी है कि ये
ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी है इसका, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, समझ आ रहा है? अच्छा, इसके बाद है अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इन्फेक्शन किसको ज़्यादा हो सकता है। देखिए, जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखेगा, ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, जो कि रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है, HIV इन्फेक्टेड मदर है, उसके बच्चे में भी आ सकता है। समझ आ रहा है? और याद रखिएगा, ये टच से नहीं फैलता। जैसे मैंने अभी कहा, इट इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स। अगर बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसमिशन होता है तब ये फैलेगा। टच से, मेयर टच और फिजिकल कांटेक्ट से एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको क्या याद रखना कि इसलिए इंसान को चाहिए फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली वेलबींग के लिए, क्या मतलब हर किसी इंसान को चाहिए कि ये जो एड्स का पेशेंट होता है कि इसको अब्यूज़ ना करें, इसको आइसोलेट ना करें फैमिली और सोसाइटी से, क्योंकि ये टच से नहीं फैलता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये फैलेगा तो कैसे? थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई भी पैथोजन दाखिल होता है बॉडी में, उसके बाद ये जल्दी ही सिम्टम्स नहीं दिखाता है। एक पैथोजन बॉडी में दाखिल हो गया, फिर जब तक वो सिम्टम्स नहीं दिखाता है, यहाँ पे एंट्री हो गई पैथोजन की, फिर काफ़ी टाइम तक ये सिम्टम्स नहीं दिखाता है, फिर ये सिम्टम्स दिखाता है, ठीक है। ये टाइम पीरियड होता है, इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और HIV का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इस वायरस का? There is always a time lag between infection and the appearance of AIDS symptoms. The period can be from few months to many years. 5 से 10 साल तक भी इसमें कुछ ज़्यादा ये मतलब सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। बेसिकली इसके T हेल्पर सेल्स रिड्यूस होते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हैं फिर ही इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अटैक करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एड्स पेशेंट जो होता है, इसको हम कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, लेकिन इसका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ा सकते हैं। वो बताऊंगा आगे मैं आपको। अच्छा, ये देखिए वायरस क्या करता है। देखिए कैसे, जब ये बॉडी में दाखिल हो जाता है, पहले ये बॉडी में जो मैक्रोफेज होती है, ये एक किस्म की WBC से पहले ये उनमें एंटर हो जाता है। ये पहले ही T सेल्स में एंटर नहीं हो जाता है। और RNA जीनोम ऑफ द वायरस जो रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मकसद क्या है? ये वायरस बॉडी में दाखिल हो गया, फिर ये इसके मैक्रोफेज में जाता है, मैक्रोफेज में यहाँ जाके ये रेप्लिकेट करता है और अपना मटेरियल बनता है। फिर यहाँ से काफ़ी सारे वायरल पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। मैक्रोफेज को वायरल पार्टिकल्स यहाँ से बन के निकल जाते हैं वायरस, ठीक है। अंदर से मल्टीप्लाई किया वायरस ने मैक्रोफेज में और निकल गए, लेकिन याद रखिएगा मैक्रोफेज को ये डिस्ट्रॉय नहीं करते। इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में, एड्स में, मैक्रोफेज का नंबर रिड्यूस नहीं होता है। इसके बाद ये पहला स्टेज होता है इनके लाइफ साइकिल का। इसके बाद ये किस में जाते हैं? T हेल्पर सेल में, T हेल्पर सेल में। और जब इसमें जाते हैं, इसमें भी रेप्लिकेट करते हैं, अपना जो वायरल पार्टिकल्स काफ़ी सारे बनाते हैं, लेकिन जब यहाँ से निकलते हैं तो ये इस हेल्पर T सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। मैंने कहा ना पहले, इसमें हेल्पर T सेल्स का नंबर रिड्यूस होता है। मैक्रोफेज को ये डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन T हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसको बुक्स लिखती हैं कि ये इनके जो इसका जो पूरा इसको डिस्ट्रॉय करके ही निकलते हैं, इसको बर्स्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, ये रिसेंटली मतलब रिसर्च कह रही है आज की कि नहीं, ये जो वायरल पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं ये इसको ऐसे डिस्ट्रॉय करके नहीं निकलते हैं। एक्चुअली T हेल्पर सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है बाय पायरोप्टोसिस, ठीक है। मतलब इसमें टेम्परेचर का रोल रहता है, रेज इन टेम्परेचर, ओके। इतना याद रखेंगे आप। मतलब कि इसमें एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, ओके। तो ये याद रखेंगे कि, लेकिन बुक्स लिखती हैं कि ये डिस्ट्रॉय करके निकलता है, इसको बर्स्ट करके निकलता है T हेल्पर सेल को। यही आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली याद रखना चाहते हैं तो the destruction of T helper cells occurs through pyroptosis, that is inflammatory reaction. Inflammatory reaction, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए
देखिए मैक्रोफेजेस में ये प्रोडक्शन ऑफ वायरस हो जाती है, तो इसीलिए हम कहते हैं दिस एक्ट्स एज HIV फैक्ट्री। काफ़ी सारे वायरसेस में प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये क्या करता है, साइमल्टेनियसली किस में एंटर हो जाते हैं, हेल्पर टी सेल्स में भी एंटर हो जाते हैं और यहाँ पे भी वायरसेस बन जाते हैं। और ये वायरसेस होते हैं ये ब्लड में निकल जाते हैं और दूसरे टाइप जो भी हेल्पर टी सेल्स जहाँ पर भी मिलेंगे उनको भी अटैक करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो यही मतलब है इसका कि वायरस पहले मैक्रोफेज में जाता है, फिर उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेकिन काफ़ी सारे वायरल पार्टिकल्स वहाँ से बनते हैं, फिर निकलते हैं, तो साइमल्टेनियसली मैक्रोफेज में भी अटैक करते रहते हैं, लेकिन ये फिर किसमें, टी सेल हेल्पर सेल्स में भी अटैक करते हैं। और टी हेल्पर सेल से निकल के ये टी हेल्पर सेल्स बाकी टी हेल्पर सेल्स में भी अटैक करते हैं और उनको अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करते हैं। तो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल लिम्फोसाइट्स हो जाता है, इनका नंबर रिड्यूस हो जाता है। अब पर्सन में क्या होता है कि अब जब टी हेल्पर सेल्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई तो इसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। पर्सन सफ़र्स फ्रॉम फीवर भी होता है, इससे डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, डिक्रीज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इसमें इन्फेक्शंस। देखो यही है कि अदरवाइज़ जो कि ओवरकम कर सकते थे हम, वो इन्फेक्शंस इसमें हो जाते हैं जो कि नॉर्मल इंसान में नहीं होते हैं, इस पेशेंट में ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि फ़लानी HIV पॉजिटिव है, लेकिन उसे अभी एड्स नहीं है, मतलब उसमें वायरस दाखिल हो गया है लेकिन अभी उतना टी हेल्पर सेल्स का नंबर रिड्यूस नहीं हुआ कि इसको बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अटैक करेंगे, मतलब इसको एड्स होगा। इट टेक्स सम टाइम जब तक इनका टी हेल्पर सेल्स रिड्यूस हो जाती हैं, फिर ही इसमें एड्स हो सकता है। तो HIV पॉजिटिव कोई बंदा है ये मतलब नहीं है कि इसमें एड्स है, मतलब है कि अब उसमें है वायरस, तो अभी उसमें टाइम लग सकता है जब तक उसकी टी हेल्पर सेल्स रिड्यूस होंगी और अल्टीमेटली उसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अटैक करेंगे तो उसमें एड्स हो जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन से इन्फेक्शन अटैक कर सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम, डिफरेंट वायरसेस, फंजे, पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, ये सारे इन्फेक्शन इस पर अटैक कर सकते हैं फिर, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है। नॉर्मल बंदे में ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट जो है दैट इज़ कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि वो अपने आप को बचा नहीं पाता है इन्फेक्शन से, ठीक है, और अल्टीमेटली इसको डिस्ट्रॉय करके इसको किल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट हम किस तरह से करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इट इज़ मेनली डन थ्रू जिसे हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ELISA टेस्ट से हम ये करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टेस्ट है इसके लिए। ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, देखिए इसमें हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि RNA वायरस को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, उनके लाइफ साइकिल में एक्चुअली काफ़ी जगहों पे हम मतलब प्रिवेंट करते हैं उसका लाइफ साइकिल होना, तो इसका मतलब हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करने नहीं देंगे, ठीक है। तो वो होता है, बट याद रखें कि ये पार्शली इफेक्टिव है, कम्प्लीटली हम एड्स को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसकी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा रोक सकते हैं। अगर 1,00,000 पार्टिकल्स वायरल पार्टिकल्स बन सकते थे हमारी दवाइयों से, अब 1000 तक बनेंगे, 1500, 1000, 2000, 3000, 4000, लेकिन बनेंगे पार्टिकल्स। फुल्ली इफेक्टिव नहीं है ये, ठीक है। और इसका मतलब है कि हम इसको एड्स को क्योर नहीं कर सकते इस पेशेंट को, लेकिन इसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं, इसकी डेथ अल्टीमेटली हो जाएगी, जो कि हम नहीं कर सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते। अब प्रिवेंट कैसे करेंगे एड्स, अब फ़ायदा ये, अब ये सोचना हमें कि एड्स होना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योर करना, अगर क्योर है ही नहीं तो प्रिवेंट ही करते हैं इसको। प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, नो क्योर। अच्छा, और ये भी है कि HIV इन्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा ईजिली स्प्रेड हो जाता है, तो इसलिए हमें कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स होने चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि किससे ये होता है, किससे नहीं होता है, और हमको पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये छोटी बीमारियाँ लाइक टाइफाइड और निमोनिया नहीं है कि जिसका इलाज है हो जाएगा, एंटीबायोटिक खाएंगे इसका। सो वी नीड टू हैव मोर विजन अबाउट दिस, एजुकेट पीपल अबाउट इट्स। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को अवेयर करें, उनको एड्स के लिए एजुकेशन दे दें, ठीक है, कैसे होता है और प्रिवेंशन कैसे होता है इसका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं किसके लिए, टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV, ठीक है, मेकिंग ब्लड from blood banks safe from HIV, ensure the use of only disposable needles, syringes in public and private hospitals and clinics। तो ये चीज़ें हमें करनी होगी कि हमें ब्लड स्क्रीनिंग करनी होगी, ऐसे नहीं किसी को ब्लड चढ़ा दिया उसमें
HIV पेशेंट था वो, उसी का ब्लड किसी में डाल दिया, नहीं हो सकता। ये चीज़ें हमें चेक करनी है, ठीक है। और डिस्पोजेबल नीडल्स, कि हम एक बार नीडल यूज़ करेंगे, चाहे ड्रग एब्यूज़र्स करें या नॉर्मल हम भी करते हैं इंजेक्शंस वगैरह, तो नीडल को एक बार यूज़ करें, दोबारा यूज़ ना करें, ठीक है। डिस्पोजेबल होना चाहिए, सिरिंजेस एंड नीडल्स। और ये इसके अलावा हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स वगैरह करें। ये होते हैं कॉन्डम्स जो होते हैं, ये बैरियर्स होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि एड्स भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इनको प्रिवेंट करने के लिए लगते हैं, ठीक है। ये मेल्स यूज़ कर सकते हैं और फीमेल्स में भी होते हैं कंडोम्स। कंट्रोल ड्रग एब्यूज़ ही अगर हम रोकेंगे तो उससे भी काफ़ी कम चांस है कि उनको नीड नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे यंग जो हमारे आसपास हैं वो ड्रग्स की अब्यूज़ करते हैं, इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज़ करते हैं। तो अगर हम ड्रग अब्यूज़ को रोकेंगे तो उनका नंबर भी रिड्यूस हो जाएगा, वो मिसयूज़ ऑफ दोज इन्फेक्टेड नीडल्स। अब सेफ सेक्स ज़रूरी है, जिसमें हम कंडोम्स का यूज़ वगैरह करते हैं, और रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशंस। किसी जगह पे आपको दिखेगा कि हाँ भाई इस पॉपुलेशन में HIV वायरस काफ़ी सारों में पाया गया, तो उनमें रेगुलर चेकअप ज़रूरी करना है बाकी सब लोगों को। ये कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं एड्स को रोकने के लिए। अब यहाँ पे और ये भी है कि चूंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो ये छुपाना नहीं है, ऐसा नहीं, शर्माना नहीं। अगर किसी में सिम्टम्स है तो, या अगर किसी में इन्फेक्शन है, तो ये सबको बताना है कि फलानी इसमें है इन्फेक्शन बाज़ाब्ता, सो दैट पीपल में भी अवेयर कि उसके साथ उस किस्म के कंटैक्ट्स ना हो जिनसे ये फैल जाए। Unless society recognizes it as a problem to build also with a collective manner, the chance of widespread, मतलब कि सोसाइटी एज ए होल सबको काम करना है एक साथ इस बीमारी को रोकने के लिए। इंडिविजुअली कोई नहीं इसको रोक सकता, प्रिवेंट नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी आई थिंक ड्रग अब्यूज़। थैंक यू सो मच।